एक लाइट मार के दे दिया, एक हीट करके दे दिया, तीसरा पोटेंशियल अप्लाई करके भी दे सकते हो। बिल्कुल सही बात है, उतनी एनर्जी से मूव करेगा जितनी एनर्जी देंगे। इन दोनों के बीच में जो भी एनर्जी गैप होगा E इनफाइनाइट माइनस EN, अगर मैं ये एनर्जी इसको दे दूं, अब जिसके भी कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट को बस समझ लो। आयोनाइजेशन एनर्जी और इसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। पहले जरा इन दो टर्म को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जो है अभी रेस्ट में है, ये मूव कब करेगा? जब इसको कहीं से एनर्जी मिलेगा। एनर्जी कैसे देंगे? कैसे कैसे दे सकते हैं? रेडिएशन से दे सकते हैं, ठीक है, और हीटिंग के थ्रू दे सकते हैं, और बोलो, एक लाइट मार के दे दिया, एक हीट करके दे दिया, तीसरा पोटेंशियल अप्लाई करके भी दे सकते हो। जैसे ये निगेटिव है, अब मान लो यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, 100 वोल्ट का मान लेते हैं, तो बोलो ये मूव करेगा? किधर मूव करेगा? सामने की तरफ, पीछे की तरफ? सामने की तरफ। कितने एनर्जी से मूव करेगा? कितना एनर्जी दिया वो बता दो। बिल्कुल सही बात है, उतनी एनर्जी से मूव करेगा जितनी एनर्जी देंगे। कंसेप्चुअली यही कॉन्सेप्ट है, बट कितना मैग्नीट्यूड बता दो। तो फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी, इतना एनर्जी मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी, अगर आपने V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो इसको कितना मिलेगा? ये इलेक्ट्रॉन अब मूव करेगा कितने एनर्जी से? 100 EV से मूव करेगा। E जिसमें उसका चार्ज है, V क्या हो गया? पोटेंशियल। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन को, अब कोई बोलेगा ये कितना एनर्जी होता है, तो 100 EV को क्या करना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से करेंगे तो जूल में चला जाएगा। तो कितना एनर्जी दिया हमने? इतना एनर्जी दिया ना। इस एनर्जी को हम इससे भी तो दे सकते थे। तो अगर आप डायरेक्टली एनर्जी दोगे तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, और वो एनर्जी अगर पोटेंशियल के फॉर्म में दोगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बात दोनों में सेम ही है। जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी 100 जूल होगा, उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसका क्या मिलेगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी मिलेगा। तो आपको कहीं भी दिखे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जितना मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है समझ लेना उतने वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया गया होगा। किसी का आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर 20 है, मतलब उस पर कितना पोटेंशियल अप्लाई किया गया होगा? 20 वोल्ट का अप्लाई किया गया होगा। तो पोटेंशियल और एनर्जी दोनों ही एनर्जी ही है, बट अलग अलग फॉर्म में दिया है। बात समझ में आ रहा है? इसमें डायरेक्टली एनर्जी देंगे और इसमें इतने का एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, जो कि आपको उतना ही एनर्जी दे देगा आपको। बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन है, आयोनाइज वर्ड का मतलब क्या होता है? बोलो। आयोनाइज का मतलब आयंस बनाना, ये होता है ना। और आयंस बनाना, यहाँ पे कौन सा आयंस बनाना है? हमें पॉजिटिव आयंस बनाना। तो मेरे पास एक एटम है और इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मान लेते कोई nth ऑर्बिट में, मुझे कहां ले जाना है? इन्फिनाइट ऑर्बिट पे ले जाना है। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी एनर्जी गैप होगा E इनफिनाइट माइनस EN, अगर मैं ये एनर्जी इसको दे दूं, अब जिसके भी फॉर्म में दूं, पोटेंशियल के फॉर्म में डायरेक्ट दूं, जैसे भी दूं, अगर ये एनर्जी इसको मिल गया तो ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो हम एक चीज दिमाग में बैठाओ, आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी खर्च होता है या रिलीज होता है? खर्च होगा। तो इसको बोलते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इसका उल्टा आएगा, उसमें एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। तो उसमें बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है। हाइड्रोजन एटम का याद है किसी को फॉर्मूला एनर्जी का? En इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है ना। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट पे, उसका एनर्जी कितना आता है? और अगर मैं यहां पे E इनफिनाइट निकालू
तो ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज एनीथिंग बाई इनफाइनाइट इज जीरो। तो अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, कितना एनर्जी देना पड़ेगा? दिस माइनस दिस। तो अगर यही मान लो ये इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट में होता तो -13.6/4 होता, जो कि -3.4 आता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी देना पड़ता? 3.4 ई इन्फाइनाइट माइनस जो भी जहां पे है। तो पहले वाले में ई इन्फाइनाइट माइनस E1 किया, मतलब 0 माइनस -13.6, कितना डिफरेंस आएगा? 13.6 आएगा। अरे समझ में आ रहा है? और अगर कोई सेकेंड ऑर्बिट में है तो उस केस में कितना आएगा? तो कहां पे इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है। हर एटम के लिए अलग अलग जगह हो, किसी का 1 में होगा, किसी का 5th में होगा, किसी का 3rd में होगा। एनर्जी अलग अलग है, तो एनर्जी हमें देना भी अलग अलग पड़ेगा, बट सबका पर्पस एक ही है, इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ले जाना है। बिकॉज इन्फाइनाइट पे जाने के बाद इस न्यूक्लियस का फोर्स काम नहीं करेगा, बिकॉज यहां पे है कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा ना ये आगे भी। हाँ, यहां पे ये कुछ फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स कब तक लगाएगा? तो जब तक आपका आर इन्फाइनाइट ना हो जाए, बिकॉज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो चेंज कर नहीं पाएगा, चार्ज तो चार्ज ही है, तो चेंज क्या कर सकता है? आर। तो अगर मैं इस आर को इन्फाइनाइट कर दूं, मेरा फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। अब वो इस एटम के अंदर नहीं घूमेगा, कहीं और घूम सकता है। तो मुझे कहां से कहां ले जाना है? एन से कहां ले जाना है? इन्फाइनाइट ले जाना है। और इस प्रोसेस में आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, और ये जो एनर्जी सप्लाई होगा वो कम से कम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। जरा डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो जरा। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी it is the minimum amount of energy required it is the minimum amount of energy required to remove an outermost electron from an atom. और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मिलेगा। टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। सुनो, ये जो एनर्जी, इसको हमने जो भी एनर्जी दिया, वो एनर्जी क्यों चाहिए? कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट को बस समझ लो कि ये एनर्जी आया, इसको बाहर कर दिया। बाहर क्यों, कैसे कर पाया? यहां पे इसके पास कुछ ईएन था ना, और अगर याद हो तो ये एनर्जी निगेटिव में होता है। कितना एनर्जी था? -13.6। तो माइनस का मतलब क्या है? ऐसा सोचो कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ने कुछ उधार ले रखा है, और वो उधार कितना है? 13.6 है। उधार है इसलिए उसको माइनस में बोल रहे हैं। जब तक न्यूक्लियस का वो उधार आप क्लियर नहीं करोगे, आपको छोड़ेगा नहीं, तो उतना एनर्जी लेके आना पड़ेगा। और उतना एनर्जी लेके आओ, ये इसको बोलेगा अपना पैसा पकड़ो, अब वो फ्री है। अगर वही उधार -3.4 होता तो फिर 3.4 ही चुकाना है। तो जितना न्यूक्लियस के फोर्स के कारण आपका एनर्जी डिक्रीज हुआ है, उतना एनर्जी उसको दे दो, वो फ्री हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। बट इसमें पहला लाइन क्या लिख दिया मैंने हम लोगों ने? मिनिमम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पे बनता है, लिखो जरा क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व आयोनाइजेशन एनर्जी? Which of the following process involve ionization energy?
जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाया है उसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा, पहले ये पॉइंट आप समझ लो, उसके बाद मैं चेंज कराऊंगा। बोलो कौन से प्रोसेस में आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा? कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बोलो तीनों होगा या कोई एक होगा? एक होगा। कौन सा होगा? गैस होगा। तो गैस क्यों होगा? सॉलिड होगा तो सॉलिड क्यों होगा? देखो बात किसका है? बोलो बात किसका है? मिनिमम एनर्जी खर्च करना है, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसका फोर्स लगता है? न्यूक्लियस का। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स लगे तो उस केस में उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? तो आप ऐसा सोचो, अगर दुनिया में अगर आपको केवल अपने पेरेंट्स से फर्क पड़ता तो आप जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी मेहनत करते किसके लिए करते? बट आपको फर्क पड़ता है अपने चाचा के लिए भी, आपको फर्क पड़ता है अपने मामा के लिए भी, मौसी के लिए भी, तो उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो ये कब होता है? ये न्यूक्लियर फैमिली में होता है, ज्वाइंट फैमिली में होता है। जब आपके रिलेटिव से आपका ज्यादा बनेगा तो आपसे ये आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा आता है कि 5 नंबर मामा के लिए भी लाना पड़ेगा। घर वाले तो 60 में भी खुश थे, 65 होंगे तो चाचा खुश हो जाएंगे, 70 में मौसी खुश हो जाएगी, 80 पे जाएंगे फूफा लोग भी खुश हो जाएंगे, और 90-95 में तो पूरा मोहल्ला कॉलोनी सब खुश हो जाएगा। तो बात क्या है कि जितना ज्यादा आपके ऊपर इंटरेक्शन लगेगा उतना आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है ना। तो सॉलिड के केस में क्या होता है? पार्टिकल क्लोज होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है, आसपास में भी बहुत सारे एटम है। तो आपके ऊपर केवल आपके न्यूक्लियस का फोर्स काम नहीं करेगा, ये अगल बगल वाले का न्यूक्लियस का भी फोर्स काम करेगा। मतलब इसको केवल ये फोर्स ब्रेक नहीं करना है, इसको ये फोर्स भी ब्रेक करना है, ये फोर्स भी ब्रेक करना है। मतलब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा खर्च होगा। वैसे हम जानते हैं कि पहले सॉलिड को हीट करते हैं मान लो, तो पहले वो लिक्विड जाता है, और हीट करेंगे तो गैस जाता है। और वही अगर ये गैसियस स्टेट होता, किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, इसको ना पढ़े तो भी चलेगा। तो उस केस में इस इलेक्ट्रॉन को बॉडी पास करना, इसके लिए 33 मार्क्स ही काफी है। 33 पे पास करते हैं ना कि 40 पे पास करते हैं? 33 पे, तो इसको 33 देने से भी काम चल जाएगा। तो ये कौन है? अवाडा। मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ता आसपास में, तो ये कौन है? आइसोलेटेड है, किसी से दुनिया में इसको फर्क नहीं पड़ता। तो मिनिमम एनर्जी कहाँ खर्च होगा? गैस में, सॉलिड में? तो याद रखना जब भी कहीं पे आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होगी कौन सा फेज आएगा? इसीलिए डेफिनेशन में भी ऐड होता है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हमने अभी क्या लिखा था? फ्रॉम एन एटम लिखा था ना, ब्रैकेट में चिपका दो आइसोलेटेड गैसियस। गैसियस फेज में भी बिल्कुल अकेला होना चाहिए, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगा। और सबसे मैक्सिमम कहां पे लगेगा? तो यहां पे आपको सबसे ज्यादा लगता, तो हमें मिनिमम का काम है, इसलिए हम गैसेस वाले को आंसर चूज करेंगे। तो बोलो आयोनाइजेशन एनर्जी में कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी खर्च होगा, एनर्जी रिलीज होगा, खर्च होगा। और कहां से निकालने में? आउटर मोस्ट, अंदर से नहीं निकालेंगे। अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा फोर्स होगा तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो हमें कम से कम में काम खत्म करना है। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, और वो भी बिल्कुल अकेला एटम होना चाहिए, ताकि किसी और के न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ना हो। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग तुम सुबह से कुछ ज्यादा लग रहा है, आज पढ़ लिया है। आधा आंख बंद कर रहा है, नींद से आंख लाल कर लिया है। रात को सोया करो भाई, दिन सोने के लिए थोड़े होता है। रात को क्या करते हो फिर, दिन में सोते हो? तो रात को गेम तो नहीं खेलता? पबजी उबजी तो नहीं खेलता तुम लोग? पता नहीं, तो कोई नया गेम चल रहा होगा। 3 पत्ती तो पहले से पैसा कमा रहा है।
जुआ वो नहीं खेल रहे ना तुम लोग? ठीक नहीं, तुम लोग कुछ भी कर सकता है। घर वालों ने दिया था, घड़ी वड़ी लगा दिया दाव पे, हैं? कुछ दिया था, ज्वेलरी वैलरी बेच दिया, बस चोरी हो गया, बाद में बोलेगा हारने के बाद। हाँ ऐसा था मेरा हॉस्टल में, उसने अपना लैपटॉप बेच दिया, बाद में बोला चोरी हो गया। बाद में मतलब हॉस्टल में 4th फ्लोर से कौन चोरी करेगा? बाद में सीसीटीवी देखा तो वही अपना लैपटॉप ले जा रहा था। अब चलो, आइसोलेटेड एटम है, न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब इसको इस फोर्स से बताओ कौन कौन चीज पर डिपेंड करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लग रहा है इस न्यूक्लियस का, तभी हमने देखा था ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। दोनों का चीज हमने देखा है। बताओ क्यू कैसे चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज चेंज कर सकता है क्या? नहीं, ये चेंज कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता है? इलेक्ट्रॉन का अगर मान लो लोकेशन चेंज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, क्या सबके लिए ये सेम होगा? तो क्या दिखता है वहां पे? क्यू के जब भी कहीं पे क्यू की बात होगा मतलब कौन आएगा? जेड स्टार। आपको क्या दिखाई देता है वहां पे? तो एक तो हो गया जेड इफेक्टिव, और ये इसका तो हमने पूरा पैटर्न देख लिया। साइज लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। तो चलो लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोलो क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली बोलो। जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा मतलब क्यू ज्यादा, क्यू ज्यादा मतलब फोर्स ज्यादा, और ज्यादा जोर से खींचेगा मतलब ज्यादा जोर से बांधा हुआ है, तो फिर इसको एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आयोनेशन एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनेशन एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनेशन एनर्जी। दूसरा फैक्टर हो गया साइज। अब खुद बताओ, जेड इफेक्टिव को भूल जाओ, इनवर्सली होगा, लिखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनेशन एनर्जी। अब इन दोनों की बेसिस पे आप यहां पे पैटर्न बना सकते हो। आप लिखोगे डायरेक्शन, फिल करो तो तीनों को क्या इफेक्ट होगा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आर का वैल्यू डिक्रीज होगा, जेड स्टार इंक्रीज होगा, तो आयोनेशन एनर्जी बोलो इंक्रीज होगा, और इधर जाएंगे तो आर इंक्रीज होगा, जेड स्टार कांस्टेंट, और आयोनेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। हाँ मैं बात कर रहा था कि अलोंग द पीरियड सबसे ज्यादा किसका होगा, तो इस पैटर्न पे क्या बोलेंगे, तो सबसे लास्ट में मिलेगा, और सबसे लास्ट में कौन मिलता है? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस का हाईएस्ट होगा, और एल्केली मेटल्स का जो यहाँ पे मिलेगा सबसे पहला कम होगा, तो एल्केली मेटल का लोएस्ट होता है और इनर्ट गैसेस का हाईएस्ट होता है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो जो चीज स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा? नहीं जाएगा। तो लिखो हायर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बेसिकली ये पॉइंट आपका एक्सेप्शंस लाएगा, एक्सेप्शन मतलब ऑर्डर को इधर उधर कर देगा। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हायर द आयोनेशन एनर्जी।
higher the stability of electronic configuration, higher the ionization energy. और सबसे स्टेबल कौन होता है? P6. उसके बाद D10. स्टेबिलिटी में P6 का मतलब समझ रहे हो? P पूरा फुलफिल्ड है, लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन P6 मिलता है जो कि इनर्ट गैसेज में मिलता है. P6, D10, then P3, then D5. मतलब ये दोनों फुलफिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है. इफ n इज सेम, चलेगा, करना पड़ेगा. जहां भी पीडीएफ एसपी में कंपैरिजन होगा जनरली n सेम. अब देखो ये एक्सेप्शन क्रिएट करेगा अलोंग पीडीएफ. बोलो पीरियड 2 कौन कौन सा एलिमेंट है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. पैटर्न क्या बना? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देखो एक बार, देखो पैटर्न देखो. लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा. तो लिथियम से ज्यादा कौन होगा? बेरिलियम होगा. बेरिलियम से ज्यादा कौन होना चाहिए? अब यहाँ पे ये उल्टा होगा कॉन्फ़िगरेशन के कारण. कौन ज्यादा हो जाएगा? बेरिलियम. मतलब बोरोन यहाँ आएगा, बेरिलियम यहाँ जाएगा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर उल्टा होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, फिर ऑक्सीजन और फिर नियॉन. मतलब यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा? बोरोन. यहाँ पे कौन आ जाएगा? बेरिलियम. यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन और यहाँ पे कौन आएगा? नाइट्रोजन. अब इसका रीजन क्या है? अब जब कॉन्फ़िगरेशन देखो तो समझ में आ जाएगा. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2. और इसका क्या है? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने. 2s2 2p1. और ये है, तो ये s का फुलफिल्ड है और इसमें p का क्या है? पार्शियली फिल्ड है. तो 2s2 इज मोर स्टेबल देन 2s2. कोई भी सबसेल जब पूरा भर जाता है तो स्टेबल हो जाता है ना. तो इसमें s तो पूरा भर गया, पर इसमें क्या p पूरा फुल हुआ? नहीं हुआ. वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2p3. और ऑक्सीजन में क्या मिलेगा? 2p4. तो ये वाला जो पॉइंट है कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स में क्रिएट कर देता है. बेरिलियम और बोरोन में किया और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किया. ये बताओ बेरिलियम कौन सा ग्रुप था? सेकेंड ग्रुप. तो इस एक्सेप्शन को आप जनरलाइज कर सकते हो. ग्रुप 2 का ग्रुप 13 से ज्यादा होता है. केवल यहीं पे काम नहीं करेगा, आगे भी काम करेगा. बेरिलियम के नीचे कौन है? मैग्नीशियम. और बोरोन के नीचे कौन है? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम होगा. ग्रुप 2 कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम है ना. और ग्रुप 13 में कौन है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम. तो इस ग्रुप का इससे ज्यादा होगा. और सेम ग्रुप ये कौन है? ग्रुप 15. और ये कौन है? तो ग्रुप 15 का 16 से ज्यादा होता है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी का ज्यादा होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिडियम. लिख देता हूं, ग्रुप 15 ग्रेटर देन ग्रुप 16. तो ये दो एक्सेप्शन है और इस बार के नीट में था, ये दोनों ही था. अरे एक्सेप्शन समझ में आया? समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा. नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, एक्सेप्ट लॉजिक आना है, आंसर याद रहना चाहिए. बिकॉज एग्जाम में आपको पहचानना ही है ऑर्डर में. अब देखो अलोंग द ग्रुप जो एक्सेप्शन देखने को हमें मिलेगा वो फिर से ग्रुप 13 में देखने को मिलेगा. ग्रुप 13 में बोलो तो साइज में कौन कौन सा एक्सेप्शन था ग्रुप 13 में? एल्युमिनियम और गैलियम, इंडियम और थैलियम. वही फिर से क्या रीजन था एल्युमिनियम और गैलियम का?
डी कॉन्ट्रैक्शन, और इंडियम और थैलियम में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो फिर से वही लॉजिक मिलेगा, ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम और गैलियम में किसका ज्यादा होना चाहिए था? डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है घटता है? डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। तो एल्युमिनियम के बाद गैलियम आता है, इसका कम होना चाहिए लेकिन ज्यादा होगा। रीजन डी कॉन्ट्रैक्शन। और इंडियम और थैलियम में मैं कंपेरेबली लिखता हूं, रीजन इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हो गया? चलिए आगे। अब देखो एक लॉजिक देखो, एक एटम ए है, उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और ये ए प्लस में कन्वर्ट हो गया, कुछ एनर्जी लगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बोला। अब अगर सपोज इस ए प्लस से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको A2 प्लस में कन्वर्ट कर देता हूं, फिर से आयोनाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा। तो अब एक ही एलिमेंट के लिए बार बार आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलते, उसको 1-2 करके बोलते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में 1 लगेगा, दूसरे में क्या लगेगा? अब वैसे ही कोई अगर A2 प्लस से A3 प्लस बनाएगा तो I3 लगेगा, तो यहां पे आएगा I3। इस I1, I2, I3 को हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। I1, I2, और ये किसी भी एलिमेंट के लिए हो सकता है। मैक्सिमम कितने नंबर्स हो सकते हैं? जितना आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली। तो I1, I2, I3 these are called as successive ionization energy। एक बार इसको लिख लो तो फिर और बात करता हूं। हो गया? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट ले लो, एक चीज हमेशा याद रखना, I1 से हमेशा I2 ज्यादा होगा और I2 से ज्यादा कौन होगा? मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। किसी एलिमेंट मतलब में आप इनर्ट गैसेस के लिए भी ले लो, इसका पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनर्ट गैसेस का पहला कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, जनरली कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये NH2NP5 हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, ऐसा लोगों को लगता है। अब रीजन क्या वो सुनो, ये एक न्यूट्रल एटम है, अब आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है? न्यूट्रल एटम और इलेक्ट्रॉन में उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। या आप ऐसा सोचो, यहां पे A प्लस है, हाँ, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके और इसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है ना। अब इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर दूसरे स्टेप पे जाए तो यहां पे किसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा? क्यों? चार्ज ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज में फर्क नहीं आएगा, बट कटायन चार्ज में तो फर्क आएगा। और वैसे यहां जाए तो और, तो जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एटम पे बचेगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने जोर से वो इलेक्ट्रॉन को वापस ऐड करने की कोशिश करेगा। तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा? हमारा काम क्या था? एटम को इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और हमें इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? फ्री चाहिए। हमें ये केस तो नहीं चाहिए कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और फिर एटम वापस फिर से इलेक्ट्रॉन ले ले, ये केस तो नहीं चाहिए। हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? फ्री करना है। तो पहला केस, आपने एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाला और वापस वो नहीं जा रहा है, आपका मेहनत कम है। दूसरा केस, आपने एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाला, वापस फिर से इलेक्ट्रॉन एटम में जाना चाहता है, तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा, नहीं वापस मत जाओ। और रोकने का मतलब क्या है? आपका एनर्जी खर्च होगा। तो हमें तो मिनिमम में बात करना है। तो यहां पे जितना अट्रैक्शन है उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्शन यहां पे होगा, और उससे ज्यादा अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, आपका एनर्जी खर्च भी क्या होगा? तो हम कॉन्फ़िगरेशन देख के नहीं बोल रहे हैं, हम चार्ज देख के बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा?
इंक्रीजिंग। और क्यों इंक्रीजिंग होगा? बिकॉज रिमेनिंग जो कटायन बन रहा है उसका चार्ज बढ़ते जा रहा है। तो पॉइंट लिखते लिखो जरा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी ऑलवेज successive ionization energy will be always in increasing order। अब इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन बनता है वो सुनो। आपको मैं एक हाइपोथेटिकल डाटा देता हूं, I1 I2 I3 I4 मान लेते हैं, कुछ मैं वैल्यू आपको दे रहा हूं। यहां पे मान लेते हैं ये 80 यूनिट है, यूनिट मतलब एनर्जी का यूनिट होगा। मान लेते हैं ये 180 यूनिट है, ये जो है वो 500 यूनिट है, और ये कुछ मान लेते हैं 670 यूनिट है। आपके पास कुछ ऐसा डाटा गिवन है। अब इस डाटा से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? तो आप इस डाटा से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कमेंट कर सकते हो। कैसे कमेंट करेंगे? तो देखो, किसी भी एटम से कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है? जो बाहर में मिलेगा या अंदर में मिलेगा? बाहर में। तो जब आपको डाटा दिखे तो आप डाटा में डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करो। इसमें कितना डिफरेंस है? 100 का अप्रोक्स है, 100 ही है। इसमें मोर देन 300 है, इसके अंदर अप्रोक्स 170 है, ऐसा ही कुछ है। तो जहां पे आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस दिखे वो आपको टारगेट करना है। तो यहां पे मुझे सबसे मैक्सिमम डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो किसी एलिमेंट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं एल्केली मेटल्स है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचेगा? सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बचा? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बचा। वो स्टेबल है कि नहीं है? तो जब आपके पास इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई हो जाएगा। मतलब वहां पे क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। सोडियम के केस में पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एनर्जी लगेगा, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। क्यों? बिकॉज दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा। बात करते हैं मैग्नीशियम के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकालो लगेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो और लगेगा, और तीसरा निकालने जाओगे तो बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों? बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट गैस आता है। तो जब भी किसी आयोनाइजेशन एनर्जी के डाटा में आपको सडन लार्ज जंप दिखे, मतलब है आपने अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल दिया है? इनर सेल से निकाल दिया, मतलब इनर्ट गैस से निकाल दिया। तो जहां भी आपको डिफरेंसेस दिखे उसमें कम नंबर को पकड़ लो। कितने पे दिखा था डिफरेंस? 2 और 3 में, मतलब वहां पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कहीं पे मान लो यहाँ पे 3 और 4 में मिलता तो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन बचेगा? वैलेंस। हमेशा आप लिखते हो ना, एक इनर्ट गैस लिखते हो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचा? इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस से निकालने जाएंगे तो एनर्जी कंजम्पशन। तो जब भी कहीं पे लार्ज जंप दिखे, मतलब अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है। तो पता कैसे चलेगा कितने के बाद निकला? तो जहां पे जंप दिखे, कहां पे जंप दिखाई दे रहा है? तीसरे पे, मतलब 2 के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? इनर्ट गैस से निकल रहा है। अगर 1 और 2 में जंप दिखता तो यही मैं बोल रहा हूं, जहां पे जंप दिखे वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं उतने को पकड़ लो, उतने ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे यहाँ 2 और 3 में, तो 2 कोई बोलेगा 5 और 6 के बीच में दिखाई दे रहा है, तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। लॉजिक समझ में आया? तो इस लॉजिक पे आपको क्वेश्चन बनेगा। इसके बेसिस पे और भी चीजें हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बेटर, ज्यादा मेटालिक है, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग है, ये सब बातें भी होगा। इन क्या लिखा मैंने? इन केस ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, difference of ionization energy difference of ionization energy helps in prediction of number of valence electron. Helps in prediction of valence electron.
देखो, फॉर द फॉलोइंग डाटा, two valence electron is possible. Two valence electron is possible because large gap observed between I2 and I3 value. I2 2 रोमन में लिखते हैं I के साथ. लार्ज गैप ऑब्जर्व बिटवीन I2 एंड I3 वैल्यू. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जहां पे जंप दिखे वहीं पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया. एक बार में एक ही निकलेगा, एक स्टेप में एक ही निकलेगा. जैसे सपोज मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? Mg2+ बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही बार में 2 रिलीज नहीं करेगा, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन का निकालने का एनर्जी अलग अलग है. ठीक है, तो जब आप उसको एनर्जी सप्लाई करोगे तो पहले कौन निकलेगा? कम एनर्जी वाला, ज्यादा एनर्जी वाला. तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को निकालने में 100 लगता है, दूसरे को निकालने में 200 लगता है. तो जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो पहला तो 100 मिलेगा, 100 मिलने पे पहला निकल गया, और सप्लाई करते रहो 200 पहुंचा, फिर दूसरा निकल जाएगा. लेकिन तीसरे भी निकल सकता है, उसका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा. तो आप निकालने के लिए मैंने क्या बोला, आप कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, बट जनरली हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही बात करते हैं, बिकॉज उनको निकालने में एनर्जी कम लगता है रिलेटिवली. बोलिए. आराम से जितना मन उतना निकाल सकते हो, खर्चा करना पड़ेगा. अभी उसमें देखो 2 के बाद कौन आ गया? इनर्ट गैस. तो नेचर ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करता, नेचर वो काम करता है जिसमें एनर्जी कंजम्पशन कम हो. तो नेचर वो काम नहीं करेगा जिसमें वो बहुत सारा खर्च कर ले. इसलिए सोडियम एक ही निकालता, एक से ज्यादा क्यों नहीं निकालता? देखो एक के बाद इनर्ट गैस है. एल्यूमिनियम का मैक्सिमम 3 बात करते हैं, देखो 3 के बाद इनर्ट गैस है. अब कुछ एलिमेंट लॉस नहीं करते, जो कि नॉन मेटल्स लॉस नहीं करते, लेकिन जो मेटल है वो उतना ही लॉस करेगा जितना वो बियर कर सकता है. मैग्नीज का मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट देखा आपने? +7, बिकॉज 7 निकालने के बाद आर्गन बचता है. क्रोमियम का +6 दिखाई देता है, देखो 6 निकालने के बाद फिर से आर्गन दिखाई देता है. तो मैक्सिमम उतना ही निकाल सकते हो, नेचर में उतना ही निकलता है. बाकी आपका मर्जी, जितना खर्चा करना उतना खड़ो, उतना उसके हिसाब से काम हो जाएगा. बट वो नेचर सपोर्ट नहीं करेगा, नेचर वापस फिर से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा नॉर्मल में. ये लिख लिया? कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 2 आया. नेचुरली पॉसिबल मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? वैल्यू है. ठीक है, जैसे मान लो ये एक मार्कर है, 25-30 रुपए का आता है. ठीक है, अब इसका मैं स्कार्सिटी क्रिएट कर दूं, इसका मार्केट में सप्लाई बंद करा देता हूं. अब मेरे पास ही दुनिया का आखिरी 10 मार्कर बचा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा अब 1 लाख का बेचूंगा. खरीदना है तो खरीदो, जिसको जरूरत है वो खरीदेगा. तो वही वहां पे एनर्जी है. अब आपका मर्जी है आपको खर्च करना है कि नहीं करना. नेचर खर्च नहीं करता, नेचर खर्च नहीं करता, इसलिए हमारे नेचर में वैसे कंपाउंड नहीं दिखाई देते. लेकिन कोई बोलेगा कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो जितना इलेक्ट्रॉन है सबको निकाल सकते हो, लेकिन खर्च उसमें ज्यादा होगा. अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे क्या एप्लीकेशंस है. अरे सुनो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है. मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना? इलेक्ट्रॉन देना काम है. जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करेगा या थोड़ा मेहनत कराएगा? इजीली देगा. और इजीली दे रहा है मतलब अपना मेटेलिक बिहेवियर दिखा रहा है. तो बोलो क्या रिलेशन होगा आयोनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल? बोलो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नीचे की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज. तो किसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, लिथियम का सीजियम का?
किसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा हो? सीजियम का। सीजियम मोस्ट मेटालिक एलिमेंट है। देखो नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटालिक बिहेवियर बढ़ता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी भी बढ़ता है। रिएक्टिविटी किसके तरह? एज ए, समझ में आ रहा है? एक पॉइंट लिख लो जरा, लिखो जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखो। देखो मेटल्स हैव द टेंडेंसी to release electron. Metals have the tendency to release electron. Down the group, ionization energy. Down the group, ionization energy decreases. So tendency to release electron. तो टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब इसके कारण क्या होगा? मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, और वो टेंडेंसी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब मेटल का रिएक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हमेशा याद रखना, एल्केली मेटल में सबसे रिएक्टिव कौन है? क्या डाउट है? डाउट बोलो। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अरे बोलो, क्या समझा रहा है? गलत समझा देगा। समझा क्या लिखा हुआ है? पहले मुझे समझाओ, बाद में उसको समझाना। मेटल है, रेडियो एक्टिव है, तो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसमें काम करने के बाद आदमी जिंदा बचे। मतलब आपने ऐसा स्टडी किया कि लोग आपके बारे में भी स्टडी करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, बेरियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए लोग कम काम करते हैं। बेरियम बोलता, सॉरी, रेडियम। लेकिन रेडियम तो हम घड़ी पे भी लगाते हैं, वो उतना हार्मफुल नहीं है। जो एनर्जी रिलीज करता है उतना हार्मफुल नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो। डाउन द ग्रुप जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, डिक्रीज होगा। और ये क्या था? एनर्जी रिक्वायर्ड ही तो था इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। तो अगर आपका एनर्जी कम होने लगे तो फिर वो चीजें ज्यादा होने लगेगा। पहले स्मार्टफोन आता था 25-30 हजार का, बहुत कम लोग रखते थे। अब 5,000 में आने लगा, 2,000 में आने लगा। चाइनीज मोबाइल जो आता है सारा फ्लिपकार्ट पे तो चाइनीज ही बिकता है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? अब हर किसी के पास है। एक ही आदमी के पास 3-3 है। पहले एक के पास एक नहीं होता था, अब एक के पास 3-3 है। अलग अलग लोगों से बात करने का अलग अलग फोन रखता है। ठीक है, तो जब आपका जो चीज रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए तो वो चीज ज्यादा होने लगेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी ज्यादा। अब इस चीज पे जो भी चीज डिपेंड करेगा वो ज्यादा होगा। तो मेटालिक नेचर उस पर डिपेंड करता है तो ज्यादा हो गया, रिएक्टिविटी उस पर डिपेंड करता है तो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ये दो काम का आपका क्वेश्चन कर सॉल्व करने का लाइन है कि ये चीजें हम कंपेयर करेंगे, ऑक्साइड्स का नेचर कंपेयर करेंगे आगे, तो उन सब चीजों में आएगा। लेकिन इसका लॉजिक कहां से आया? आयोनाइजेशन एनर्जी से आया। एक बार नोट करो इसको। अच्छा, इधर पे क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा था, मतलब मेटालिक नेचर डिक्रीज होगा। एक चीज यहाँ पे और लिख सकते हैं, एक वर्ड आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड सुना है? उसी का उल्टा कौन सा वर्ड है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जो जितना ज्यादा मेटालिक होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो बोलो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये 3 आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का लाइन है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग? क्या होता है? देखो पहले बताओ ऑक्सीडेशन क्या होता है।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दुनिया में किसी का भी जो नाम होता है, पहले सुनो, दुनिया में किसी का भी कोई नाम है वो उसके काम के कारण होता है। आप क्या करते हो इसके ऊपर आपका नाम पड़ता है। तो किसी का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, वो कौन सा काम करता होगा? रिड्यूस करता होगा। और रिड्यूस करने के लिए वो रिड्यूस करता है, खुद नहीं होता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। तो दूसरों को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। नाम पे देखना, समझ में आ जाएगा। तो मेटल्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जनरल ट्रेंड की बात करें तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या होगा? नीचे की तरफ जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? सो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग बिहेवियर, ब्रैकेट में लिख देता हूं रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट मैं बता रहा हूं जनरल ट्रेंड है। ग्रुप 1 में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होता है, बिकॉज रिड्यूसिंग बिहेवियर केवल एक चीजों पर डिपेंड नहीं करता, उसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी पे फर्क पड़ता है, सब्लिमेशन एनर्जी पे भी फर्क पड़ता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन पे भी फर्क पड़ता है। लिथियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट एंड फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। दोनों का रीजन एक ही है, हाइड्रेशन एनर्जी उनका बहुत ज्यादा होता है।